हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इंडियन फिलोसफिकल स्कूल सीरीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्याय स्कूल। न्याय स्कूल जो है ये आस्तिक क्लासिफिकेशन में आता है, ऑर्थोडॉक्स क्लासिफिकेशन में आता है। मतलब ये जो अथॉरिटी ऑफ वेदास है उनको मानते हैं, जो वैदिक फिलोसफी है, जो वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ये मानते हैं। इवन अगर हम कहें जैसे भगवद गीता की जो फिलोसफी इट इज़ वेरी क्लोज टू द न्याय स्कूल्स और विशेषिका स्कूल्स। अब जो न्याय स्कूल और विशेषिका स्कूल की हम बात करते हैं ये दोनों एलाइड सिस्टम्स हैं। अब एलाइड सिस्टम्स कैसे हैं कि जो न्याय की फ़िलासफ़ी है और जो विशेषिका की फ़िलासफ़ी है ये दोनों एक दूसरे के सिस्टम्स को मानते हैं। इनके जो ओपिनियंस हैं, जो फिलोसफिकल ओपिनियंस, मेटाफिजिकल ओपिनियन, एपिस्टेमोलॉजिकल्स, लॉजिकल, एथिकल्स, तो ये काफ़ी इनमें सिमिलरिटी है इनके व्यूज़ में, इसलिए इन दोनों को एलाइड सिस्टम माना जाता है, न्याय विशेषिका। और न्याय स्कूल की अगर हम बात करें, इनके फाउंडर हैं गौतम। और न्याय सिस्टम में भी एक्चुअली दो सिस्टम हो चुके हैं अब, एक है ओल्ड न्याय और एक है न्यू न्याय, नब्बे न्याय जिसे हम कहते हैं। जैसे जो ओरिजिनल न्याय है उनके जो फाउंडर थे वो थे गौतम, और जो मॉडर्न न्याय है इनके फाउंडर हैं गंगेशा। अब जो ओल्ड न्याय था, ओरिजिनल न्याय जो है, उनकी जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो रहती है न्याय सूत्र। और जो गंगेशा हैं, जो मॉडर्न न्याय, नब्बे न्याय, इनकी जो बुक हैं प्राइमरी टेक्स्ट वो हैं तत्व चिंतामणि। क्लियर? तो ये बेसिक है इनका। तो न्याय स्कूल के फाउंडर कौन थे? गौतम ऋषि। और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशंस है जिनके लिए जाने जाते हैं न्याय स्कूल वाले, वो है लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। अब इनकी जो मेटाफिजिक्स है वो एक्चुअली बारोड है। जो मेटाफिजिकल व्यूज़ हैं वो विशेषिका के हैं, और जो एपिस्टेमोलॉजिकल लॉजिकल व्यूज़ हैं वो न्याय के हैं। ये दोनों सिस्टम्स हैं, ये एक दूसरे की व्यूज़ को मानते हैं। मतलब विशेषिका न्याय की एपिस्टेमोलॉजी को मानता है और न्याय विशेषिका की मेटाफिजिक्स को मानता है। मतलब जो इनकी मेटाफिजिक्स है वो उनकी एपिस्टेमोलॉजी के साथ कंपैटिबल है, और जो एपिस्टेमोलॉजी है वो मेटाफिजिक्स के साथ कंपैटिबल है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो जो सेंट्रल पॉइंट रहता है वो क्या रहता है? नॉलेज। और नॉलेज के लिए जो इंडियन फिलॉसफी में वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है ज्ञान। और ज्ञान को न्याय क्या बताता है कि वो दो प्रकार का होता है, वैलिड नॉलेज एंड इनवैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज जिसे क्या कहा जाता है? प्रमा। और इनवैलिड नॉलेज को क्या कहा जाता है? अप्रमा। प्रमा है वैलिड नॉलेज और इनवैलिड नॉलेज क्या है? अप्रमा। अब जब नॉलेज की बात करते हैं वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। क्लियर? नॉलेज होता है, वो चाहे गलत है चाहे सही है। तो मतलब जो नॉलेज के लिए वर्ड यूज़ किया गया है वो ज्ञान है। और ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सही वाला ज्ञान और एक गलत ज्ञान। जो सही ज्ञान है उसे प्रमा कहा जाता है और जो गलत ज्ञान है उसे अप्रमा। जो ट्रू नॉलेज है, वैलिड नॉलेज है, उसे क्या कहा जाता है संस्कृत में? यथार्थ ज्ञान। और जो अप्रमा है उसे कहते हैं अयथार्थ। क्लियर? और जो यथार्थ ज्ञान है, जो वैलिड नॉलेज है, जो प्रमा है, इसके दो करैक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, ट्रुथ एंड नॉबिलिटी। ट्रुथ का मतलब क्या होता है? अबाधितव। नॉबिलिटी का मतलब क्या रहेगा? अनाधिगतव। तो मतलब इनके अकॉर्डिंग्स जो प्रमा है उसके दो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वैलिड नॉलेज के, दो, एक तो ट्रुथ और एक नॉबिलिटी। जैसे ट्रुथ का क्या हुआ? मतलब अगर हम न्याय की थ्योरी को माने, थ्योरी ऑफ ट्रुथ जो है वो इनकी थ्योरी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ है। मतलब अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ देयर इज रेनिंग आउटसाइड, तो रेन होगी तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू है। देयर इज एलिफेंट इन दिस रूम, अगर सच में एलिफेंट है तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। तो मतलब ये इस तरह से बात करते हैं कि जो नॉलेज है उसका जो फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए कि वो ट्रू होना चाहिए। और दूसरा क्या है? नॉबिलिटी, मतलब यूनिक होना चाहिए। अब जो न्याय की बात करें तो न्याय बोलता है कि जो नॉलेज है वो अबाधितव होना चाहिए, उसका करैक्टरिस्टिक ट्रुथ होना चाहिए। बट जब मीमांसा की बात करें तो वो नॉबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, अनाधिगतव को। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो प्रमा पे रहेगा, दैट इज़ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिड नॉलेज। और प्रमा को अचीव करने के लिए, वैलिड नॉलेज को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? प्रमाण। क्लियर? तो प्रमाण क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब वो टेक्निक्स, वो प्रिंसिपल्स जिन पे नॉलेज फाउंड होता है। जैसे जो वैलिड नॉलेज है उसके प्रमाण होते हैं, और जो इनवैलिड नॉलेज है उसके अप्रमाण भी होते हैं। जैसे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है तो इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भी हैं। तो बेसिकली न्याय के अकॉर्डिंग जो प्रमा है वो प्रमाण से आता है, और प्रमाण चार प्रकार के बताए गए। न्याय चार प्रमाण एक्सेप्ट करता है। बेसिकली टोटल 6 प्रमाण है इंडियन फिलॉसफी में जो हम एक्सेप्ट करते हैं।
इनमें रहता है परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, टेस्टमनी, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि, ऑन अप्रीहेंशन। तो न्याय सिर्फ 4 को ही मानता है। जैसे चारवाक की बात करें तो वो सिर्फ परसेप्शन को मानता था। बुद्धिज़्म की बात करें तो वो परसेप्शन और इन्फ्रेंस दोनों को मानते थे। सांख्य की बात करें वो 3 को मानते हैं। अगर न्याय की बात करें तो ये 4 को मानते हैं। और 4 कौन कौन से हैं? परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टमनी। परसेप्शन मीन प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस मीन अनुमान, कंपैरिजन मीन उपमान एंड वर्बल टेस्टमनी मीन शब्द ज्ञान। तो ये 4 सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जो आज हम देखेंगे। इससे पहले हम ये शुरू करें तो हम ये भी देख लेते हैं कि जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, जैसे अप्रमा जो है वो कहाँ से आता है, उसके भी कॉज रहते हैं फंडामेंटल। वो क्या क्या है? एक मेमोरी होती है जिसे स्मृति कहा जाता है, देन संशय, डाउट, विपर्य, एरर एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तर्क। ये बेसिक 4 इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। मतलब अगर आपको गलत ज्ञान आता है तो वो चारों में से ये होता है, जहाँ तो स्मृति होती है वहाँ पे इन्वॉल्व, जहाँ डाउट इन्वॉल्व होता है, जहाँ कोई एरर होता है, जहाँ जो रीजनिंग होती है वो आपको हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है, इरोनियस रीजनिंग। क्लियर? तो जैसे राइट नॉलेज, राइट मीन्स ऑफ नॉलेज हैं तो रॉन्ग मीन्स ऑफ नॉलेज भी हैं। क्लियर? तो जो परसेप्शन है, इन्फ्रेंस है, कंपैरिजन है, टेस्टमनी है, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। और अगर हम बात करें मेमोरी की, डाउट की, एरर की, हाइपोथेटिकल रीजनिंग की, तो ये इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। इनसे गलत ज्ञान आता है, इनको अवॉइड करना होता है और इनको फॉलो करना होता है। तो हमारा सारा फोकस आज रहेगा प्रमाण पे, दैट इज सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये 4 हैं, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परसेप्शन से, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ आपके सामने अवेलेबल हो, प्रत्यक्ष रूप में, मतलब फिजिकली कोई चीज़ जब आपके सामने अवेलेबल है, मतलब जो डायरेक्ट कांटेक्ट है आपकी सेंसेस का फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ जब हो रहा है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं हम। मतलब जब आप किसी चीज़ को डायरेक्टली देख पा रहे हैं। तो मतलब टोटल 4 सोर्स ऑफ नॉलेज हैं जो न्याय एक्सेप्ट करता है, और उनमें एक परसेप्शन है, एंड परसेप्शन इज द ओनली डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। बाकी जो तीनों हैं वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। परसेप्शन इज द ओनली डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शंस संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। अब परसेप्शन होती क्या? परसेप्चुअल नॉलेज अराइज कैसे होता है? परसेप्चुअल नॉलेज अराइज क्या होता है? इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके सेंस ऑर्गन रहेंगे। अगर सेंस ऑर्गन नहीं होंगे तो आपका वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट ही नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट ही नहीं होगा। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो सेंसेशन नहीं होगी, सेंसेशन नहीं होगा तो नॉलेज आएगा ही नहीं। बट सिर्फ सेंस ऑर्गन अपने आप में सफिशेंट नहीं है कि वो नॉलेज प्रोड्यूस कर पाएँ। कई बार आंखें खुली होती हैं तो भी चीज़ें दिखती नहीं हैं, है ना। अगर आपका ब्रेन कॉपरेट नहीं कर रहा, आपका माइंड आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो आइज़ ओपन होती हैं, 5 के 5 सेंस ऑर्गन काम कर रहे होंगे। बट अगर आपका माइंड आपके साथ नहीं है, मतलब कहीं खो गए हैं आप, तो आपको कोई भी सेंसेशन नहीं होगी, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपको एक्सपीरियंस कब होता है? जब आप कॉन्शियस होते हैं, जब आप अवेयर होते हैं। तो मतलब सेंस ऑर्गन अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक वो माइंड के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। जब माइंड सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्ट होता है तो सेंसेशन होना तभी शुरू होती है। तो बेसिकली होता क्या है, न्याय क्या बताता है कि जो परसेप्शन है इसकी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? सेल्फ से। जब सेल्फ माइंड के साथ, माइंड सेंस ऑर्गन के साथ और सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट के साथ, ये चारों जब साइमल्टेनियसली एक साथ कनेक्ट हों तब जाके परसेप्शन होती है, तब जाके एक्सपीरियंस होता है। उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष। तो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट आपके सेंस ऑर्गन के कंटैक्ट में आए, उसी टाइम सेम टाइम पे आपका जो सेंस ऑर्गन है वो माइंड के साथ कनेक्ट है। क्लियर? अब चीज़ों को स्पेस और टाइम में, जैसे कांट बात करता है कि माइंड क्या करता है, जैसे हम चीज़ों को देखते हैं हम स्पेस और टाइम में देखते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे है। तो मतलब जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उनको एडजस्ट कौन करता है? माइंड। तो जब तक माइंड कनेक्ट नहीं होगा सेंस ऑर्गन के साथ, चीज़ें एडजस्ट ही नहीं होती हैं। वो इल्यूजन का केस हो जाता है, हेलुसिनेशन का केस हो जाता है, वो रियल एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मतलब कांट का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है कि एक्चुअल में एक्सपीरियंस होता कैसे है। क्लियर? तो उसी तरह से न्याय ने ऐसी बात तो नहीं की कि हम टाइम और स्पेस में माइंड उनको एडजस्ट करता है, बट माइंड को इंपॉर्टेंट बताया गया यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए। तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, पेन पड़ा हुआ आपके सामने, ऑब्जेक्ट किसके कंटैक्ट में आए? आइज के कंटैक्ट में। आइज माइंड के साथ कनेक्ट है, और माइंड किसके साथ कनेक्ट है? सेल्फ के साथ। तो जब ऑब्जेक्ट सेंसेस के साथ, सेंसेस माइंड के साथ, और माइंड सेल्फ के साथ, आत्मा के साथ कनेक्ट है, तब जो वो नॉलेज आएगा ना, वो रियल नॉलेज होगा, परफेक्ट नॉलेज, डीप नॉलेज, एवर लास्टिंग नॉलेज। ऐसा होता कभी कभी है, मोस्टली हमारा माइंड ही कनेक्ट होता है सेंस ऑर्गन के साथ। क्लियर?
ऑब्जेक्ट सेंसेस के कंटेक्ट में आता है, सेंस माइंड के कंटेक्ट में आता है। बड़े रेयर लोग होंगे वो जिनका माइंड सेल्फ के साथ कनेक्ट होगा, और जिनका सेल्फ के साथ कनेक्ट हो गया मतलब वो फिर जैसे आप इंटेलिजेंट बोलते हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है, एक्सीडेंटली आप क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते इतना खो जाते हैं कि आपको कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, ना किसी टीचर ने बताया तब समझ आया था आपको, ना आपके फ्रेंड ने बताया तब समझ आया था, जितना आपको खुद आया। क्यों समझ आया वो? क्योंकि आपका सेल्फ भी वहाँ पे कनेक्ट था। और जब आपका सेल्फ कनेक्ट होगा वो नॉलेज डेप्थ में चला जाएगा, डीप नॉलेज हो जाएगा, और वो नॉलेज एवर लास्टिंग होगा। क्या होगा? एवर लास्टिंग, जिसे हम कहते हैं आत्मा ज्ञान। तो जो परसेप्शन है ये सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती है, डीप नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। बट वो तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट सेंसेस के साथ, सेंसेस माइंड के साथ, और माइंड सेल्फ के साथ कनेक्ट होगा। जब ये चारों एक साथ कनेक्ट होते हैं तो तब जो नॉलेज प्रोड्यूस होता है वो डीप नॉलेज होता है, परसेप्चुअल नॉलेज होता है। तो न्याय ने क्या किया, बेसिकली परसेप्शंस को दो स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे वो कहते हैं इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट को कहते हैं निर्विकल्प और डिटर्मिनेट को कहते हैं सविकल्प। अब इनडिटर्मिनेट स्टेट क्या है? जब कोई भी चीज़ डिटरमाइन नहीं है, आपको क्लियर नहीं है वो क्या है। मतलब कोई चीज़ दूर से आ रही है, कोई चीज़ दूर पे है, आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है वो क्या है। जैसे जो स्लाइड आपके सामने है यहाँ पे, जो हमने एग्जांपल लिए, एक पर्सन एक साइड पे बैठ के काम कर रहा है और दूसरी साइड पे कोई टेबल पे फ्रूट पड़ा हुआ है। अब अगर दूर होगा 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40 मीटर, और एक रूम में आप बैठे हैं लाइब्रेरी में, वो फ्रूट पड़ा हुआ, आपको नहीं पता वो क्या है, आपको नहीं पता वो क्या है, सिर्फ आप उसकी शेप, साइज, कलर डिटरमाइन कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली आपको नहीं पता है क्या है। दैट इज इनडिटर्मिनेट स्टेट। कि आपको पता कोई ऑब्जेक्ट है बट वो ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको नॉलेज नहीं है। दैट इज निर्विकल्प, दैट इज प्योर परसेप्शंस। सिर्फ आपको चीज़ दिख रही है, वो चीज़ है क्या ये आपको आइडिया नहीं है अभी। आपको इतना पता कि डेफिनेटली कुछ है, बट है क्या वो पता नहीं है। जैसे मान फॉर एग्जाम्पल हम खेत में चले गए घूमने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, किसी ने स्केयर क्रो लगा दिया है ना, तो आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो ह्यूमन बीइंग है। अब स्केयर क्रो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह होता है, तो आपने क्या देखा, ह्यूमन बीइंग है, बट जब पास के वो क्या था, स्केयर क्रो। तो मतलब जब दूर से देख रहे हैं आपको नहीं पता वो ह्यूमन बीइंग है या स्केयर क्रो है। दैट इज इनडिटर्मिनेट स्टेट। जैसे ही आप पास चलते गए, पास जाते गए, उसके जैसे ही पास पहुंचे क्लियर हो गया कि ये क्या है, एप्पल है, ये स्केयर क्रो है, ये ह्यूमन बीइंग है। तो जब आप डिटरमाइन कर लेते हैं, वो सविकल्प स्टेट है। जब कोई भी चीज़ डिटरमाइन नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, वो इनडिटर्मिनेट स्टेट होती है। अब होता क्या है कि जो इनडिटर्मिनेट स्टेट है, निर्विकल्प जो है, इट इज़ प्योर परसेप्शन। वहाँ पे सिर्फ प्योर सेंसेशन है, वहाँ पे कोई मेमोरी, कोई प्रीवियस नॉलेज इन्वॉल्व नहीं है। बट जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस जो नॉलेज है, वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। और जैसे प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस मेमोरीज इन्वॉल्व होती हैं, वो स्टेट जो है वो अब इनडिटर्मिनेट ना होके क्या हो जाती है, डिटर्मिनेट। वहाँ पे आप डिटरमाइन शुरू कर देते हैं, हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, पंकज आ रहा है, कोई मतलब सपोज आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं रोड पे, तो वो 2 किलोमीटर दूर होगा, तो आपको नहीं पता वो कौन है, सिर्फ आपको पता कोई आ रहा है। जैसे जैसे पास आता जाएगा ना, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, नहीं हाँ वैसा ही लग रहा है, और पास आएगा, हाँ वैसा ही, हाँ वही है, जब पास पहुँच जाएगा। तो वो क्या होती है, डिटर्मिनेट स्टेट। यही बेसिक डिफरेंस है हमें सविकल्प एंड निर्विकल्प। जो फर्स्ट स्टेट है वो निर्विकल्प और नेक्स्ट सर्विकल्प। अब जैसे बुद्धिस्ट हैं, तो वो बुद्धिस्ट क्या मानते हैं कि जो परसेप्शन है वो हमेशा निर्विकल्प ही होनी चाहिए, और जो जैन वाले हैं वो मानते हैं कि परसेप्शन हमेशा सविकल्प होने चाहिए। और न्याय भी यही मानता है कि जो निर्विकल्प परसेप्शन है वो कभी भी क्लियर परसेप्शन नहीं होती है, उसमें रियल नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन्स होती हैं, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है अभी। हमेशा मतलब न्याय के अकॉर्डिंग भी परसेप्शन हमेशा कौन सी होती है, सविकल्प ही होती है, डिटर्मिनेट ही होती है। बट इन्होंने उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब रियलिटी में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ साइकोलॉजिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? रियलिटी में हम इन 2 स्टेजेस को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ परसेप्शंस। बेसिकली परसेप्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्डिनरी परसेप्शंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शंस, लौकिक एंड अलौकिक। सो ऑर्डिनरी परसेप्शंस वो होती है जब आपकी जो मतलब परसेप्शंस है वो 6 सेंस ऑर्गन पे डिपेंडेंट हो। क्लियर? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शंस वो होती है जो 5 सेंस 6 सेंस ऑर्गन पे डिपेंडेंट ना होके अदर मीडियम्स पे डिपेंडेंट हो। क्लियर? सो पहले हम ऑर्डिनरी परसेप्शंस देखेंगे, लौकिक परसेप्शंस देखेंगे। अब जो ऑर्डिनरी परसेप्शंस हैं इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज इंटरनल परसेप्शन एंड एक्सटर्नल परसेप्शंस। अब बेसिकली होता क्या है, वी हैव 6 सेंस ऑर्गन्स, 5 एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स हैं और 1 इंटरनल सेंस ऑर्गन है। जैसे माइंड जो है वो इंटरनल सेंस ऑर्गन है, और जो 5 सेंस ऑर्गन हमारे आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन है ना।
सो जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये 5 टाइप्स की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आइज़ को विजुअल दिखते हैं, है ना, ईयर्स को सुनाई देता है, टंग को टेस्ट आता है। तो इस तरह से जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो 5 सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब वो 5 टाइप्स ऑफ परसेप्शंस हैं जो डायरेक्टली हम परसीव कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम माइंड की, तो माइंड क्या करता है, जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं जैसे पेन है साइकोलॉजिकल होती है, प्लेजर है साइकोलॉजिकल है, फियर्स, डिज़ायर्स, इमोशंस, फीलिंग्स, तो इन सबको कौन परसीव करता है, माइंड। क्लियर। तो इसे कहते हैं हम इंटरनल परसेप्शंस। तो जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या है, एक्सटर्नल परसेप्शंस। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो रहेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शंस। क्लियर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, इसमें 3 टाइप्स हैं बेसिकली, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा एंड योग्या। फर्स्ट हम सामान्य लक्षणा देखते हैं। सामान्य लक्षणा का मतलब क्या है, सामान्य का मतलब क्या है, कॉमन, समथिंग विच इज यूनिवर्सल्स। सो ये वो परसेप्शंस होती है, मतलब जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो आप कैसे पता चल जाता है, काऊ है, ये डॉग है, ये एलिफेंट है, ये पेन है, ये पेंसिल है, कैसे, हाउ, ये एप्पल है, कैसे पता चलता है बताइए। जब भी आप किसी इंडिविजुअल चीज़ को देखते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे नेमिंग देते हैं उसको। आप तो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, आपने उसको एक नेम कैसे दे दिया कि एप्पल है, हाउ। तो जब आप एक पर्टिकुलर एप्पल को देखते हैं तो आप में उसमें एप्पलनेस भी देखते हैं। क्या देखते हैं, एप्पलनेस, दैट इज यूनिवर्सल एलिमेंट। अब एप्पल को एप्पल क्या चीज़ बनाती है, इंसान को इंसान क्या बनाता है, ह्यूमननेस। डॉग को डॉग क्या बनाता है, डॉगनेस। काऊ काऊ क्यों है, काउनेस की वजह से। मतलब हर एक चीज़ का क्या यूनिवर्सल एलिमेंट होता है। तो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष क्या है कि जब आप एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप उसमें यूनिवर्सल भी परसीव करते हो, दैट इज बाय यू टर्म इट एज यूनिवर्सल। अब मेरा नाम तो संदीप है बट आप मेरे को ह्यूमन बीइंग कंसीडर करते हो, हाउ, बिकॉज मेरे में जब आप मुझे देखते हो आप मेरे में ह्यूमननेस भी देखते हो। क्लियर। तो आप देखते हो पर्टिकुलर संदीप को रहे थे, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को देख रहे थे, बट जब आपने मुझे देखा तो आपने मेरे में क्या देखा, ह्यूमननेस भी देखी, तभी मुझे ह्यूमन बीइंग कंसीडर किया। दैट इज सामान्य लक्षण। सो जो परसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी परसेप्शन नहीं है। क्लियर। अब सेकंड वन जो है वो है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। सो जैसे हमने सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष देखी, इसमें बेसिकली क्या था, परसेप्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एलिमेंट्स। क्लियर। अब अगर हम ज्ञान लक्षण की बात करें तो ज्ञान क्या होता है, नॉलेज। सो दिस परसेप्शन इज बेस्ड ऑन द पास्ट नॉलेज बेसिकली। जैसे कॉमन से एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मतलब आपको पता है, आपने क्या देखी, मैंने हाथ में स्नो पकड़ी हुई है, मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया, वहाँ पे मैंने स्नो पकड़ी हुई है हाथ में, तो आपको कैसे पता चल रहा है वो ठंडी होगी, आपको 100% पता है कि ठंडी होगी, हाउ, क्यों, क्योंकि आपको जो प्रीवियस नॉलेज है वो ये बता रहा है आपको। जैसे एक परफ्यूम की बोतल आप यूज़ करते हैं, सपोज कोई भी परफ्यूम यूज़ करते हैं आप, तो अगर मैं आपको वो बोतल शो करूँ तो आपको पता होगा कि हाउ इट स्मेल्स, अच्छी है कि नहीं है, हाउ, कैसे पता आपको, अभी आप यूज़ नहीं कर रहे थे उसको 1 साल से, बट आपको तो भी पता उसकी स्मेल कैसी होगी, हाउ, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, है ना। जैसे फायर, मतलब गर्मियों में तो हम आग के पास जाते नहीं हैं, बट विंटर में हम आग के पास जाते हैं, तो आग 1 किलोमीटर मतलब 500 मीटर दूर जल रही होगी ना, हमें पता है वहाँ गर्मी होगी, कैसे, प्रीवियस नॉलेज। तो इस तरह की जो परसेप्शंस होती हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख के ही ये बता देना कि वो ऐसा है, बट एक्चुअल में ऐसा वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी मतलब स्नो आपसे 200 मीटर दूर है, बट आपको तो भी पता वो ठंडी होगी, मतलब आपको उसकी ठंडक महसूस नहीं हो रही है, आपको परफ्यूम की स्मेल महसूस नहीं हो रही है, आपको जो हॉटनेस है फायर की वो महसूस नहीं हो रही, बट आपको तो भी पता है कि वो हॉट है। दैट इज़ ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ये कैसे पॉसिबल होता है, थ्रू ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। तो ये ऑर्डिनरी परसेप्शन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शंस है। सो बेसिकली जो मतलब न्याय की जो थ्योरी ऑफ एरर है, अन्यथा ख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, तो वो भी इसी परसेप्शन में आती है। मतलब वो परसेप्चुअल एरर है, जो अन्यथा ख्यातिवाद है वो क्या है, परसेप्चुअल एरर। और वो जो एरर है वो ना ही इंटरनल सेंस ऑर्गन में आता है, ना ही एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन में आता है, ना ही सामान्य लक्षण में आता है, ना ही योग्यता में आता है। वो कहाँ उसकी जो प्रॉब्लम है वो वाली अन्यथा ख्यातिवाद की, वो कहाँ आती है, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में। मतलब जो एग्जांपल है स्नेक और रोप का जो इल्यूजन है वो कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे, कि आपने किस पे पाँव रखा था, 6 मंथ पहले आप अपनी गली से गुजर रहे थे तो आपने सांप पे पाँव रखा, क्लियर, सामने आपको काट लिया, आप बच के फिर भी, अब आप 6 मंथ के बाद फिर उस गली से गुजर रहे थे, आज फिर से अंधेरा है और आज आपने फिर से पाँव रखा, आपको फिर से वही स्लिपरी फीलिंग आई, फिर से स्लिपरी फीलिंग आई और आपको क्या लगा, आज फिर से पाँव के नीचे सांप है, बट एक्सीडेंटली आपके हाथ में फ़ोन था, आपने टॉर्च ऑन की तो वहाँ पे कोई सांप नहीं था, वहाँ पे सांप की जगह क्या पड़ी थी, रस्सी। तो बट अगर हम 1-2 सेकंड पहले की बात करें तो आपने सांप को क्या समझ कर रखा था, रस्सी। तो इसी तरह से नॉलेज फंक्शन करता है। नॉलेज क्या है, लाइट। तो मतलब जैसे लाइट आएगी तो जो नॉलेज ऑफ लाइट आएगी तो एरर क्लियर हो जाता है। तो ये वाला जो एरर है वो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में आता है, जो
थ्योरी ऑफ एरर है वो भी ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष में ही आती है। टाइप है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शंस की, वो है योग्या। बेसिकली ये इंट्यूटिव नॉलेज है, इमीडिएट डायरेक्ट नॉलेज है बिल्कुल, आप पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो ये ऑर्डिनरी पर्सन के पास ना हो कि सिर्फ योगी लोगों के पास होता है, और वो जिनके पास योग्य परसेप्शन होती है, मतलब सब लोगों ऑर्डिनरी लोगों के पास नहीं होती है, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के पास योगी जो होते हैं, और उसको जिसके पास ये परसेप्शन होगी उसको क्या बोला जाता है? युक्ता। YUKTA, युक्ता। दीज काइंड ऑफ परसेप्शंस आर नाउन एज युक्ता। क्लियर? बेसिकली इंट्यूटिव नॉलेज होता है, डायरेक्ट नॉलेज होता है। इट इज़ नॉट ओपन टू एवरीवन, इट इज़ लिमिटेड टू द फ्यू पर्सन्स, मेडिटेटिव स्टेट्स में होते हैं जो लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शंस। क्लियर? तो सेकंड हम देखेंगे अब इन्फ्रेंस। और नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ नॉलेज है दैट इज इन्फ्रेंस, जिसे हम कहते हैं अनुमान। अब अनुमान लगाना क्या होता है? इन्फ्रेंस कैसे करते हैं हम? जहाँ हम पहले ये क्वेश्चन पूछें कि अनुमान लगाते क्यों हैं। अब बेसिकली जो परसेप्शन है और इन्फ्रेंस में जो है बेसिक डिफरेंस क्या है? क्लियर? हाउ इन्फ्रेंस इज डिफरेंट फ्रॉम परसेप्शंस। बेसिकली परसेप्शन में क्या होता है, जो चीज़ें डायरेक्टली हमारे सामने हैं हम उनको डायरेक्टली परसीव करते हैं, बट इन्फ्रेंस वो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो मीडियम है जो हमें वहाँ तक लेके जाता है जो चीज़ हमारे सामने नहीं है। मतलब इन्फ्रेंस से हम उस चीज़ का भी नॉलेज गेन कर सकते हैं जो डायरेक्टली हमारे सामने अभी नहीं है। मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल हम जैसे आर्गुमेंट्स क्रिएट करते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, आई एम ए ह्यूमन बींग देयरफॉर आई एम मॉर्टल्स। मतलब मैं अच्छा भला जिंदा हूँ अभी, बट मैंने ये प्रूव कर दिया कि मैं भी मर जाऊँगा। अब मैं मरा थोड़ी हूँ, बट मैंने इन्फ्रेंस से क्या प्रूव कर दिया, रीजनिंग से क्या प्रूव कर दिया कि मैं भी मर जाऊँगा। सो दिस इज काइंड ऑफ इन्फ्रेंस, जहाँ हम क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। जैसे जो आपको नीचे फिगर नज़र आ रही है उसको अगर हम देखें, पर्सन है, एक माउंटेन है। क्लियर? माउंटेन को पक्ष कहते हैं, एक टर्म जो मतलब बेसिकली 3 टर्म्स होती हैं यहाँ पे जो इन्फ्रेंशियल नॉलेज, जहाँ पे 3 जब आप इन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पे 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है माइनर टर्म्स, मतलब लोकेशन, जैसे यहाँ पे माउंटेन है उसे पक्ष कहते हैं संस्कृत में, वो क्या होगी? लोकेशन। कोई भी जैसे माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन लिख दिया हमने। देन सेकंड टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म, जिसे हम संस्कृत में हेतु कहते हैं। और यहाँ पे वो टर्म कौन सी? हेतु क्या है? मिडिल टर्म क्या है? मतलब साइन जिसके बेसिस पर आप इन्फ्रेंस करते हैं, दैट इज स्मोक। और फिर होती है मेजर टर्म्स। मेजर टर्म क्या है? फायर, और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? साध्या। तो बेसिकली हमारे पास 3 टर्म होगी, पक्ष, हेतु एंड साध्या। मिडिल टर्म, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म। अब जो इन्फ्रेंशियल नॉलेज है, अनुमिति जिसे हम कहते हैं, वो शुरू कहाँ से होता है? इन्फ्रेंस शुरू कैसे होगी? आप कब इन्फ्रेंस कर सकते हैं? इन्फ्रेंस करने के लिए सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होगा तो परसेप्शन ऑफ द मिडिल टर्म, हेतु। जब तक आपको मिडिल टर्म परसीव नहीं होगी तब तक आप इन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मतलब आप अनुमान तभी लगा सकते हैं जब आपको मिडिल टर्म का क्लियर नॉलेज हो, मिडिल टर्म का क्लियर नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल एक पहाड़ी पे आग लगी हुई है, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे जो पिक्चर है वहाँ पे अगर हम देखें एक माउंटेन, और माउंटेन पे क्या धुआं निकल रहा है। अब वो जो धुआं निकल रहा है आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे आग लगी हुई है? कैसे पता चला? सबसे पहले आप छत पे गए, क्लियर, परसीवर आ गया यहाँ पे, उसने क्या परसीव किया? मिडिल टर्म, हेतु, स्मोक, धुआं देखा उसने। देन अब वो किस कंक्लूजन पे आ रहा है? कि वहाँ पे आग लगी हुई है। अब बेसिकली जो आग लगी हुई है, जो फायर और जो स्मोक के बीच जो रिलेशन है वो उसका बेस है, और इसी को क्या कहा जाता है? व्याप्ति ज्ञान। तो मतलब जो इन्फ्रेंशियल नॉलेज है इसकी ग्राउंड कहाँ होती है एक्चुअल में? व्याप्ति में। जब तक आपको व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा आप अनुमान नहीं लगा सकते। जब तक आपको मिडल और मेजर का जो रिलेशन है उसका नॉलेज नहीं होगा आप इन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो व्याप्ति क्या होती है? द रिलेशनशिप बिटवीन मिडल एंड मेजर टर्म्स। और जब आपको इसका नॉलेज होगा, क्योंकि अब जो एक परसीवर है उसको दिख क्या रहा है? मिडिल टर्म दिख रही है, उसको मेजर टर्म नहीं दिख रही, उसको आग थोड़ी दिख रही है, उसको धुआं दिख रहा है। बट ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल टर्म्स ही प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेजर टर्म्स। तो जो मेजर टर्म है, जो साध्या है, जो फायर है, वो हिडन थी, बट हमने तो भी प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ इन्फ्रेंस कि वहाँ पे आग है। बाय बिकॉज वी हैव द प्रीवियस नॉलेज of the previous instance where we see fire and smoke together, where we see smoke and fire together। तो बेसिकली अनुमान लगाने के लिए क्या चाहिए? व्याप्ति ज्ञान चाहिए। व्याप्ति ज्ञान क्या होता है? मिडिल और मेजर का रिलेशन का नॉलेज। अब मिडिल और मेजर होगा, मेजर और मिडिल नहीं होगा। फायर जो है वो बिना स्मोक के पॉसिबल है,
आग बिना धुएं के भी हो सकती है, बट धुआं बिना आग के नहीं हो सकता। इसलिए जो व्याप्ति ज्ञान है, जो व्याप्ति का रिलेशन है, जिसे हम कहते हैं इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन मिडल एंड मेजर होता है। मेजर और मिडल नहीं होगा। मतलब जो व्याप्ति का रिलेशन है वो किसमें होता है? मिडल और मेजर में। मतलब स्मोक और फायर में। फायर और जो स्मोक का रिलेशन है वो व्याप्ति का रिलेशन नहीं है, बट जो स्मोक और फायर का रिलेशन है ये व्याप्ति का रिलेशन है। इसे व्याप्ति कहते हैं हम। क्लियर? ये है इनवेरिएबल रिलेशनशिप। वेयर देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर। और जब इसका ज्ञान आपको होगा तब जाके आप इन्फ्रेंस कर पाएंगे, तब जाके आप अनुमान लगा पाएंगे, अदरवाइज आप इन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो अगर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमने क्या बोला? वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कि यहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग होती है। देन देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन, देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन, पहाड़ी पे अभी धुआं है। देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द माउंटेन। दिस इज अ कंक्लूजन, दिस इज अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकला? इन्फ्रेंशियल नॉलेज क्या है कि पहाड़ी पे आग लगी हुई है, आग दिख नहीं रही है, हमें धुआं दिख रहा है। बट मतलब आप इन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्फ्रेंस हमें उस चीज़ का नॉलेज प्रोवाइड करती है जो चीज़ फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ हिडन थी। इन्फ्रेंस हमें वहाँ तक लेके जाती है। दैट इज़ वाई इन्फ्रेंस इज इंपॉर्टेंट एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, बिकॉज इट हेल्प अस टू रीच टू द हिडन रियलिटी, हिडन ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली जो इन्फ्रेंस है ये एक्चुअली इसके दो मतलब टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स क्या हैं? एक स्वार्थ अनुमान है, एक परार्थ अनुमान। स्वार्थ क्या होता है? खुद के लिए। परार्थ क्या होता है? दूसरे के लिए। मतलब एक है इन्फ्रेंस फॉर वन सेल्फ, एक है इन्फ्रेंस फॉर अदर्स। अब इन्फ्रेंस फॉर वन सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि जब आप खुद ही छत पे खड़े हैं और खुद के लिए अनुमान लगा रहे हैं। और परार्थ अनुमान क्या होता है? जब आप दूसरे को समझा रहे हैं, मतलब दूसरे के लिए इन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरे को अनुमान लगा के समझा रहे हैं, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, वहाँ पे आग लगी हुई है। अगर दूसरे को समझाना हो वो परार्थ अनुमान होगा, अगर खुद समझना हो वो स्वार्थ अनुमान होगा। क्लियर? तो ये दो टाइप की बेसिक करी क्लासिफिकेशन है इसकी, स्वार्थ अनुमान एंड परार्थ अनुमान। तो जो स्वार्थ और परार्थ में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो स्वार्थ अनुमान है इसका जो नेचर है वो साइकोलॉजिकल होता है, और जो परार्थ अनुमान है इसका जो नेचर है वो लॉजिकल है। अब साइकोलॉजिकल कैसे है? क्योंकि मैं छत पे खड़ा हूँ, मैंने अनुमान लगा भी दिया वहाँ पे आग लगी हुई, किसी को पता भी नहीं चला। मतलब मेरे साथ 10 लोग खड़े थे, बट मैं चुप करके खड़ा था। वहाँ मैंने जो मेंटल कैलकुलेशन की कि मिडल टर्म है, स्मोक है वहाँ पे, देन वहाँ फायर होगी। क्यों होगी फायर? क्योंकि मुझे व्याप्ति का ज्ञान है, मुझे पता जहाँ भी स्मोक होती है वहाँ फायर होती है। तो वहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके इन्फ्रेंस कर दी कि वहाँ पर देयर इज़ फायर ऑन द माउंटेन। क्लियर? बट परार्थ अनुमान में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय लॉजिकली, दूसरे पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना हम, इसलिए उसका नेचर जो लॉजिकल हो जाता है। स्वार्थ अनुमान में 3 स्टेप्स हैं और परार्थ अनुमान में 5 स्टेप्स हैं। क्लियर? अब इनके 3 स्टेप्स को अगर हम देखें, जो फर्स्ट स्टेप वो क्या होता है? परसेप्शन ऑफ मार्क। सबसे पहले आपको धुआं दिखेगा, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसका? स्वार्थ अनुमान का। मतलब जब आप खुद के लिए इन्फ्रेंस करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? द परसेप्शन ऑफ द मार्क, हेतु। मतलब सबसे पहले आपको क्या दिखेगी? स्मोक दिखेगी। देन आप क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट क्या होगा? आप रिमेंबर करेंगे जो रिलेशन है स्मोक और फायर के बीच। मतलब उसके बाद आप रिमेंबर किसको करेंगे? व्याप्ति को, कि जहाँ भी स्मोक होती है वहाँ फायर होती है। देन आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि अभी पहाड़ी पे आग लगी हुई। दैट इज द थर्ड पॉइंट, इन्फर द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर ऑन द हिल। क्लियर? अगर हम देखें परार्थ अनुमान, यहाँ पे 5 स्टेप्स रहते हैं और इनके टेक्निकल नेम्स हैं। फर्स्ट जो स्टेप रहता है दैट इज प्रतिजना, जहाँ आप एग्जाम्पल लेंगे कि शॉकरेट मॉर्टल है, उदाहरण देंगे। फिर हेतु कि हेतु क्या है वहाँ पे? रीज़न क्या है उसका? कि वो इंसान है इसलिए। देन उदाहरण दिया कि सारे इंसान मॉर्टल होते हैं। देन उपनय क्या है? फोर्थ स्टेप कि सॉक्रेट इज ऑल्सो ए मैन, यू आर ऑल्सो ए मैन। देयरफॉर कंक्लूजन क्या निकाला? देयरफॉर ही इज मॉर्टल। मतलब पहले क्या किया? बताया, मैंने खुद की एग्जांपल ले ली कि वो मॉर्टल है। वो मॉर्टल क्यों है? क्योंकि वो एक इंसान है। देन मैंने एग्जांपल ले ली, यूनिवर्सल एग्जांपल, कि सारे इंसान मॉर्टल होते हैं, तुम भी एक इंसान हो और तुम भी मॉर्टल हो। ये क्या होगा? जब किसी को समझाना, जब खुद समझना हो तो सिंपल सा रहेगा। क्लियर? कि सारे इंसान मर जाते हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी मर जाऊँगा। बट जब किसी को समझाना तो वो क्या है? भाई मैं एक इंसान हूँ, मैं मर जाऊँगा, सारे इंसान मर जाते हैं, तुम भी एक इंसान हो, तुम भी मर जाओगे। तो इस तरह से इसके 5 स्टेप्स हो जाते हैं। 5 स्टेप को क्या है? सीक्वेंस में है ये, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनय एंड निगमान। और ये 5 स्टेप किसके हैं? परार्थ अनुमान के। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस। क्लियर? ये गौतम ने क्लासीफाई किया इन्फ्रेंस को, अनुमान को 3 टाइप्स में, दैट इज़ पूर्वत, शेषवत एंड समानदृष्टा। ये क्या है? 3 टाइप्स हैं इन्फ्रेंस के अनुमान लगाने की। एक है पूर्वत, शेषवत एंड समानदृष्टा। अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो पूर्वत का मतलब क्या था? प्रायर टू इट्स हैपनिंग, मतलब किसी इवेंट के होने से पहले ही अनुमान लगा देना। जैसे बादल देखे और बता दिया बारिश आने वाली है, दैट इज़ पूर्वत। दैट इज़ पूर्वत। कोई आदमी बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, पहले बता दिया मरने वाला है, दैट इज़ पूर्वत अनुमान। पूर्वत इन्फ्रेंस, बाय सीइंग द क्लाउड वी कैन इन्फर द एक्सटेंस ऑफ रेन। दिस इज हाउ इट वर्क्स।
शाश्वत क्या होता है? पोस्टर टू हैपनिंग, होने के बाद अनुमान लगाना। जैसे नदी में लाल पानी आ जाता है तो क्या मतलब है कि पहाड़ों में बारिश हो रही है ऊपर, मतलब जस्ट बाय सीइंग द रेड वाटर इन द रिवर्स वी कैन इन्फर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रेन। क्लियर कि जो अपर कोस्ट एरियाज हैं अब वहाँ पे क्या हो रही है? बारिश हो रही है, इसलिए जो नदी है वहाँ पे रेड वाटर आ रहा है। तो क्या हुआ? बारिश पहले की हो चुकी है, तो अनुमान हम अब लगा रहे हैं। बारिश हमारे सामने नहीं हुई है, बट हमें लाल पानी देख के पता चल जाता है कि लाल पानी किसकी वजह से होता है? पहाड़ियों में बारिश होती है और वो जो मिट्टी पिघल के ऊपर पहाड़ियों से पानी में बह जाती है और वही कलर यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये क्या हुआ? पोस्टर टू हैपनिंग, किसी इवेंट के होने के बाद उसका अनुमान लगाना, दैट इज शेषपथ। और सामान्य दृष्टा क्या होता है? कॉमन सेंस जब आप यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी अगर 2 सींग वाला जानवर होगा उसकी टेल होती है। क्लियर? प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, कॉमन सेंस पे बेस्ड हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य दृष्टा अनुमान। एक क्लासिफिकेशन दी थी गौतमा ने, और एक और क्लासिफिकेशन है जो दी थी उद्योतकारा ने। वो क्या थी? केवल अनुभवी, केवल व्यतिरिक, अनुभवी व्यतिरिक। अब केवल अनुभवी में क्या होता है? जो मिडिल टर्म होती है, मतलब जो स्मोक है वो मेजर टर्म के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। जहाँ भी मिडिल टर्म होगी वहाँ मेजर टर्म होगी, है ना? मिडिल टर्म इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म्स। केवल व्यतिरिक में क्या होता है? मिडिल टर्म जो होती है वो नेगेटिवली रिलेटेड होती है। जहाँ मिडिल टर्म नहीं होगी, जहाँ स्मोक नहीं होगी, वहाँ फायर भी नहीं होगी। क्लियर? तो ये नेगेटिवली रिलेटेड होती है। और जो अनुभवी व्यतिरिक है ये क्या होता है? मिडिल टर्म जो होती है वो बहुत पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड होती है मेजर टर्म से। क्लियर? और अगर देखा जाए तो ओनली लास्ट टाइप ऑफ इन्फ्रेंस फुलफिल ऑल काइंड ऑफ द नीड्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। क्लियर? जो लास्ट है अनुभवी व्यतिरिक, ये जो सारी डिमांड्स होती है इन्फ्रेंस की उसको फुलफिल करती है। बेसिकली हमने 3 टाइप्स देखी यहाँ पे, केवल अनुभवी, केवल व्यतिरिक और अनुभवी व्यतिरिक। फर्स्ट में क्या था? मिडिल और मेजर पॉसिबली रिलेटेड होती हैं। सेकंड में क्या देखा? मिडिल और मेजर नेगेटिवली रिलेटेड होती हैं। और लास्ट में क्या देखा? बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। काफ़ी सारा कुछ है यहाँ पे इन्फ्रेंस में और भी, जैसे जो हेतु है जो मिडिल टर्म है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे पक्षाधर्मत, सपक्षसत्वम, विपक्षसत्वम, अवादित, अविरुद्ध। और जो फैलिसीज भी हैं इन्फ्रेंशियल फैलिसीज, हेतुवाश जिसको बोलते हैं हम, मटेरियल फैलिसी। क्लियर? जिनमें रहती है मेन क्या थी? सभ्य विचारो, विरुद्ध, अविरुद्ध, पक्षाधर्मत, असिद्धा, बाधित। ये मेजर क्लासिफिकेशन है। इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे इन्फ्रेंस को, जिसमें हम उसकी जो फैलिसीज हैं, जहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेतु के, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्रेंस, अनुमान। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा उपमान। उपमान क्या है? थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है, और इसे क्या कहा जाता है? कंपैरिजन। उपमान से जो नॉलेज प्रोड्यूस होता है उसे उपमति कहते हैं, दैट इज कंपैरेटिव नॉलेज। कंपैरेटिव नॉलेज उपमान है तो उसकी क्लास इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? कंपैरिजन। और कंपैरिजन किसका रहता है? यहाँ पे 2 चीज़ों का नहीं होता है। कंपैरिजन होता है जो वर्ड्स हैं और जो थिंग्स हैं, मतलब जो वर्ड्स हमने बोले उनमें और जो थिंग्स हैं उनमें जो रिसेम्बलेंस होती है, जो सिमिलरिटीज़ होती है। क्लियर? उसी से जो नॉलेज प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कंपैरिजन। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी मदर आपको कुछ एक्सप्लेन करती हैं, आप बाजार गए और आपकी मदर, आप कहीं एक मतलब पर्टिकुलर गली है वहाँ पे आपने कभी विजिट नहीं किया और आपकी मम्मा ने वहाँ पे एक सूट दिया सिलने के लिए, तो वो क्या करेंगे? आपको एक्सप्लेन करेंगी, लेफ़्ट लेना, राइट लेना, फिर ये वाली शॉप आएगी, फिर इधर से टर्न लेना। तो आप मदर की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और आप उस शॉप पर पहुँच जाते हैं। तो मतलब अगर आप उस शॉप पे पहुंच जाते हो तो वो जो मदर के बर्ड्स थे उन्होंने किसका काम किया? उपमान का, कंपैरेटिव नॉलेज का। अगर आप उस शॉप पे नहीं पहुंच पाए तो मतलब जो मदर के बर्ड्स थे और जो लोकेशन थी उनमें दोनों में मिसमैच आ गया, वो मैच नहीं हुए, उनमें रिसेम्बलेंस नहीं हुई, तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो दिस इज़ हाउ कंपैरेटिव नॉलेज वर्क। जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वो इस तरह से रहती है कि जैसे मतलब कोई एक इंसान है, वो जंगल में जा रहा है पहली बार और उसने आज से कभी वाइल्ड काऊ नहीं देखी है। क्लियर? तो जो फॉरेस्टर्स है उसको वो बताता है कि वाइल्ड काऊ बिल्कुल गाय की तरह ही होती है, बट उसमें हॉर्न, सिंग, एक हॉर्न होता है, टेल नहीं होती उसकी, जो भी है मतलब बता दिया उसने कि उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जैसे फॉरेस्ट में चला गया, अंदर चलता गया आगे उसके एक जानवर आ जाता वो वाला है, तो वो काऊ की तरह, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एब्सेंट हैं और जो फॉरेस्टर ने बताई थी वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। दैन एग्जैक्टली पता चल जाएगा ये क्या है, वाइल्ड काऊ। तो दिस इज़ हाउ कंपैरिजन वर्क्स और उपमान वर्क। दिस इज़ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट उपमान को परसेप्शन में रिड्यूस कर देते हैं एंड टेस्टिमनी में, और सांख्य और विशेषज्ञ की बात करें इन्होंने भी जो उपमान है उसको इन्फ्रेंस में रिड्यूस कर दिया। मतलब वो इसको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते, सिर्फ न्याय ही इसको मानता है।
जहाँ मीमांसा की बात करें, जहाँ जो वेदांतिन्स हैं वो इसको मानते हैं। सांख्य की बात करें, जहाँ विशेषिका की बात करें हम, ये लोग इसको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं। बुद्धिस्ट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते, उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया हुआ है। The last one is verbal testimony, that is Shabd Gyan. So this is the last indirect source of knowledge accepted by Nyaya. It is defined as a statement of a trustworthy persons. अप्त वाक्य जिसे कहते हैं हम, इसमें मतलब अब verbal testimony बेसिकली होती क्या है, मतलब किसी की भी जो स्पीच है, जो वर्ड्स हैं, उनको आप अथेंटिक मान रहे हो। अप्त वाक्य, आपको उन पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मतलब जैसे मैं कुछ बोलूँगा ना, आप मेरे पे डाउट कर सकते हैं, बट आपके फादर सेम चीज़ बोलेंगे, आप उस पर बिल्कुल डाउट नहीं करोगे। बाय, क्योंकि आपको उन पे पूरा ट्रस्ट है कि वो जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। तो बेसिकली वर्बल टेस्टिमनी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन और ए ट्रस्ट वर्दी सोर्स। जरूरी नहीं पर्सन है, जैसे वेदास हैं, हम उनको ट्रस्ट वर्दी मानते हैं, तो वो भी क्या है, शब्द ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। मतलब वैदिक जो एक्चुअली जो वर्बल टेस्टिमनी है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वैदिक एंड सेकुलर। वैदिक जो रहती है वो वेदास के जो वर्ड्स हैं वो एटर्नल वर्ड्स हैं, उन पे किसी को कोई डाउट नहीं है, हम उनको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं, है ना। जैसे मुस्लिम एक कुरान को मानता है, सिख एक गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है, तो वो उनके लिए क्या है, वर्बल टेस्टिमनी, शब्द ज्ञान। बट जो दूसरा है सेकुलर टाइप्स है, ये क्या होती है, ह्यूमन बीइंग की टेस्टिमनी। इस पे जो है इट इज़ लाइबल टू डाउट, क्लियर, इस पे डाउट कर सकते हैं आप। बट जो वैदिक है उस पर आप डाउट नहीं कर सकते, मतलब जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो गए हमारे, उन पर हम डाउट नहीं करते हैं। बट जो दूसरी टाइप है सेक्युलर, इस पे डाउट रहता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की, और ह्यूमन बीइंग इज़ लायबल टू एरर, कभी भी गलती कर सकता है। वो जो भी बोल रहा है वो जरूरी नहीं है अथेंटिक हो, इसलिए वहाँ पे डाउट किया जा सकता है। बट जो वर्बल टेस्टिमनी जो वैदिक वाली है, उस पर डाउट नहीं किया। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देखा, जो हमारा मेन फोकस रहा है वो सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी पे रहा है। एपिस्टेमोलॉजी में भी काफ़ी सारे माइनर टॉपिक हैं जो हमने कवर नहीं किए। बेसिक जो हमारा मेजर टारगेट था वो था सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें हमने 4 टॉपिक देखे हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। न्याय के अकॉर्डिंग ये चारों के चारों क्या हैं, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन जो है वो परसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करता है, इन्फ्रेंस इन्फ्रेंशियल नॉलेज जिसे अनुमति कहते हैं हम, कंपैरिजन कंपैरेटिव नॉलेज जिसे उपमति कहते हैं, और वर्बल टेस्टिमनी जिसे हम शब्द ज्ञान कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।